देखो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने हल्का सा पढ़ा था कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो पढ़ा था वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मान लो कि अगर क्या बताया कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, उसमें अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में आपने वेलोसिटी दे दी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, 0 होगी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू। और तीसरी बात की मैग्नेटिक फोर्स कि अगर चार्ज पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या दे दी? वेलोसिटी दे दी, तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। 0 और 180 के अलावा कोई और एंगल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी कि मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको बी की, अगर इसमें चार्ज पार्टिकल है उसको अगर आप वेलोसिटी दोगे ना तो 0 डिग्री होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है? एंगल क्या होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये जनरल एंगल है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल क्या है ना? 0 है ना 180 है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसकी वेलोसिटी इधर दे रखी है आपको। और कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? एफ की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू QVB साइन थीटा। ये स्केलर फॉर्म में है। थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसके बीच एंगल होगा? वेलोसिटी के बीच और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आ जाएगा Q इंटू में V क्रॉस B। इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? V क्रॉस B। V की तरफ उंगलियां करो, B की तरफ घुमा दो तो क्या आ जाएगी? इनसाइड। अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इनसाइड आएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगी? आउटसाइड। मान लो इस तरीके से इधर बी दे रखा है आपको, इधर बी दे रखा है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो क्या रहा? क्लॉकवाइज, तो क्या आएगी? इनसाइड। इनसाइड के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? क्रॉस। अगर एंटी क्लॉक इधर बी दे रखी है, मान लो इधर वेलोसिटी दे रखी है, तो कैसे घुमाओगे? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगी? बाहर की तरफ डॉट साइन यूज करोगे। अगर क्लॉकवाइज तो क्या आ जाएगी? इनसाइड, और एंटी क्लॉकवाइज तो आउटसाइड। तो स्केलर फॉर्म में। और मैग्नेटिक फोर्स जो अब फोर्स की जो आएगा वो क्या होगा? वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा हमेशा। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये रूल होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं कि नहीं दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो जो हमें आंसर मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो क्वांटिटी मिलती है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उससे जो आंसर मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये किससे? V और V क्रॉस B इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक पावरलेस फील्ड है, क्योंकि पावर क्या होती है? F डॉट V। पावर क्या होगी? F डॉट V। तो यानी कि FV कोस थीटा। तो हमेशा वेलोसिटी और थीटा क्या होगा? फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल होता है। तो फोर्स और वेलोसिटी के जो फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच हमेशा एंगल जो रहेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 90 क्या होता है? 0। तो पावर भी क्या आ जाएगी? 0। और इसके द्वारा जो वर्क होगा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो भी क्या होता है? 0, क्योंकि वर्क क्या होता है? F डॉट D। तो फोर्स जो है अगर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो अगर फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि वर्क भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि वर्क क्या होता है? FD कोस थीटा। तो इनके बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच भी एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या होता है? 0। तो इसमें भी वर्क क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, हम देखो इसमें अब इसमें यह बात आती है कि इस केस में यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। या फिर ये बोल दो कि जो स्पीड होगी चार्ज पार्टिकल की वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ओनली क्या चेंज होगी? इसकी डायरेक्शन। तो यानी कि वेलोसिटी अगर पूछे तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि अगर मान लो कि कोई भी आपको पाथ दे रखा है, अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ होगा, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है? अंदर की तरफ। तो V क्रॉस B करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ। और अगर चार्ज ये यहाँ पे आ गया पार्टिकल तो फोर्स क्या आ जाएगा? इधर। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी?
चेंज होगी, बट हमेशा दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बट इस केस में वेलोसिटी यानी कि स्पीड चेंज नहीं होती। अगर पूछे वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम। यानी कि ये कह सकते हो कि स्पीड कैन नॉट बी चेंज, स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड क्या होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसमें, सेम। बट ये क्वेश्चन ये आता है कि चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि फोर्स लग रहा है। हमने ये पढ़ा था कि अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन अगर आया तो यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसमें यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ती वो पढ़ेंगे अभी। अब देखो इसमें केस नंबर फर्स्ट कि अगर मान लो 3 चीजें पूछ सकता है आपसे, बातें नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखी है बी की। केस नंबर फर्स्ट, अगर चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी भी आपने इसी डायरेक्शन में दे दी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा की वैल्यू क्या है इन दोनों के बीच, 0 डिग्री। तो ये पूछ लिया कि चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये बताना आपको। पाथ कैसा होगा, डायरेक्शन क्या होगी और फोर्स कितना लगेगा। इसमें अगर पाथ की बात करें तो क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो फोर्स तो इसके ऊपर लगेगा नहीं, फोर्स नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ही जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट पाथ तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। दूसरा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम ही डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा सीधा जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट। और अगर बात करें इस पे, फोर्स तो लगेगा ही नहीं, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नो फोर्स एक्ट। और स्पीड जो होगी वो क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। स्पीड क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड क्या होगी इसकी, कांस्टेंट होगी। डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं होगी। और पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर ये पूछ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में दे दी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो पाथ कैसा बनेगा, स्पीड इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी। और इस केस में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितना लगेगा। अगर ये बातें पूछ ली तो पाथ क्या होगा इसमें, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जिस डायरेक्शन में अपने वेलोसिटी दे दी उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं कर देते। तो सीधा सीधा जाएगी डायरेक्शन, यानी कि कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में जाएगी इधर, और इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा नहीं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस पे, 0 होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यहाँ पे क्या, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा स्पीड क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये पूछ लिया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, केस नंबर 2, बी की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इसमें चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में दे दी, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 180 डिग्री। थीटा क्या है, मैग्नेटिक वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसका स्पीड क्या होगी इसकी, अब भी क्या रहेगी इसकी स्पीड, कांस्टेंट, क्योंकि कोई फोर्स तो अभी भी नहीं लग रहा, तो स्पीड क्या होगी इसकी, कांस्टेंट। अगर स्पीड की बात करें तो वो क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट रहेगी। पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। अभी भी पाथ कैसा रहेगा इसका, स्ट्रेट लाइन पाथ। अभी भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स एक्ट। अगर बात करें डायरेक्शन की तो वो भी क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कांस्टेंट। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 180 डिग्री। तो भी इसकी स्पीड भी ना बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रहेगी। और दूसरी पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा, कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगेगा। डायरेक्शन भी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में अपने वेलोसिटी दे दी उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, अब ये बात आती है कि अगर
0 और 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल होगा तो पाथ कैसा बनेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगी, ये सब कुछ। तो दो केस में तो समझ आ गया थी 0 और 180 डिग्री। अब अगर बात करें कि मान लो थर्ड केस, केस नंबर 3, अगर मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको इनसाइड, क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इनसाइड। यानी इनके बीच यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हैं, बीच का जो गैप है वो क्या है, यहाँ पे इक्वल इक्वल है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको बी, किधर दे रखी है, वो ऐसे इनसाइड। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यू का, उसको वेलोसिटी दे दिया आपने इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की तरफ। अब ये चार पार्टिकल, इधर वेलोसिटी, इधर मैग्नेटिक फोर्स, तो जाएगा किधर, क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स लग गया, तो उस केस में ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर कहीं जाएगा। जब ये यहाँ पे आ गया तो वेलोसिटी तो इधर ही है इसके पास, अब फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ। एंगल क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, क्या कह रहे हो। हाँ, अब इस केस में हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक बात आती है कि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, बट यहाँ पे भी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट। तो फिर ये फोर्स लगने की वजह से स्पीड जो है वो कम ज़्यादा क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लूँ कि कैसे, अब अगर सबसे पहले जब उसने बताया था कि रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, क्या रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट, उसने कहा कि जो एटम में न्यूक्लियस तो क्या है, रेस्ट में है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, और यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड से क्या घूमते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, सर्कुलर पाथ बनाते हैं। तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। वहाँ पे जो फोर्स लगेगा उनके ऊपर, न्यूक्लियस उनको खींचने की, यानी कि उधर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो वो उनके ऊपर जो है वो अब वो भी क्या आना चाहिए, न्यूक्लियस में आके मिल जाने चाहिए। तो उस केस में उन्होंने ये दिया, तो उस केस में सवाल उठे कि वो कैसे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो उसने ये कहा कि वो बता नहीं पाया कि क्यों घूम रहे हैं, किस रीजन की वजह से घूम रहे हैं, बट उसने कंपेयर कर दिया कि एटमोस्फियर में सन तो क्या है, रेस्ट में, और जितने भी प्लेनेट हैं उसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वहाँ पे भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अर्थ में, सन में अर्थ आके मिल क्यों नहीं रही। तो उसने कंपेयर कर दिया इसी तरीके से, जैसे सन है वैसे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वहाँ पे क्या घूम रहे हैं, प्लेनेट। तो उसके कंपेयर कर दिया, तो किसी चीज़ को कंपेयर कर दिया तो उसका वो बात मानने लग गया, बट वो बता नहीं पाया कि किस वजह से घूम रहे हैं। उसके बाद बोर नाम का साइंटिस्ट आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते, उसने बताया कि जो सन जो है अर्थ के ऊपर एक ही फोर्स लगाता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है उसी वही क्या करता है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। मान लो वहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सन है, ये क्या है, सन है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। उसने ये बताया कि अर्थ के पास ऑलरेडी क्या है, एक वेलोसिटी है बाय नेचर, उसके पास आगे कहाँ से आई कैसे आई वो नहीं पता, बट नेचुरली उसने नेचर नहीं दिया, उसके पास क्या एक वेलोसिटी है v की मान लो, और इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, सन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स बस इतना ही लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो और स्पीड क्या रहेगी इसकी कांस्टेंट, बस ये फोर्स क्या लगेगा, इतना ही लगेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती रहे, बस चेंज होती रहे। अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, या फिर अर्थ रुक गई, तो उस केस में क्या होगा, ये जो अर्थ है सन में जाके मिल जाएगी, क्योंकि स्पीड नहीं होगी तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। उन्होंने देखा अगर अर्थ जो है एकदम से रुक जाए तो उस केस में 64 डेज में जो अर्थ है वो सन में जाके मिल जाएगी। ऐसा होता है, क्योंकि और दिन प्रतिदिन क्या होगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, और 64 डेज लगेंगे, बाय कैलकुलेशन उन्होंने देखा ये इसमें मिल जाएगी अगर अर्थ रुक जाए। तो ये वेलोसिटी इसके पास थी ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो
ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स, टेंशन भी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर सकती है, नॉर्मल रिएक्शन भी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम, फ्रिक्शन भी क्या कर सकता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर सकता है। अब न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। और ये फोर्स इतना ही लगता है कि ये बस इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे बस। अगर कहीं पे किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स बस इतना लग रहा है कि बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस केस में स्पीड घटती या बढ़ती नहीं है। हमारे माइंड में बस यही सेट था कि अगर फोर्स लगेगा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी घटेगी। क्या कोई पूछे कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है बट उसकी वैल्यू जो है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप कह सकते हो हाँ लग सकता है। वो फोर्स क्या करेगा, इतना ही फोर्स लगेगा कि उस केस में क्या हो, बस वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करे। अब आप कोई भी बाइक जो है सर्कुलर पाथ पे घुमाते हैं तो वो ये नहीं कि घुमाने वाला उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है, वो फ्रिक्शन की वजह से एज ए सर्कुलर पाथ घूमती है। वहाँ फ्रिक्शन क्या करता है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, तो इसलिए वो क्या घूमती है, सर्कुलर पाथ पे घूमती है। अब मान लो कि दो आपने ये ले लिया, अब ये क्या है, इसको अगर मैं खींच दूं तो ये वाला ये है, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ये जो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। अगर कैसे पता लगेगा, मान लो मैं इसको छोड़ दूं यहाँ से तो ये क्या जाएगा, इधर जाएगा, छोड़ते ये क्या जाएगा इधर, और इसको अगर मैं छोड़ूं तो ये क्या जाएगा इधर। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। अब देखो अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये क्या रहा है, घूम रहा है, अभी भी इसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है बट इसमें मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या कर रही है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। क्योंकि और इसकी स्पीड क्या होगी, कम ज़्यादा भी नहीं हो रही बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, और ये क्या घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या कर रही है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है। 11th में पढ़ते ही भी हैं सेंट्रीपिटल फोर्स डायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। अगर किसी बॉडी के पास ऑलरेडी वेलोसिटी आपने दे रखी है और आपने बस इतना ही फोर्स लगाया, बस वो उसकी डायरेक्शन चेंज करे तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, बस किसके लिए यूज हो रहा है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री है तो पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, और फोर्स हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा। और उस केस में फोर्स परपेंडिकुलर, जैसे जैसे चार्ज वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज। तो यहाँ पे जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी इधर, मैग्नेटिक फोर्स क्या लग जाएगा इधर, अब ये क्या जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी, बट हमेशा क्या रहेगी, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री रहेगा। दोनों के बीच हमेशा एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो अगर ये बोल दिया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। स्पीड क्या होगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन क्या होगी उसकी, चेंज होगी। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। पाथ कैसा बनेगा, इसमें सर्कुलर पाथ बनेगा, और डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या होगी इसमें, चेंज होती रहेगी। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ तक समझ आएगा। तो यानी कि पाथ की अगर बात करें तो कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ लिख लो। कैसा पाथ बनेगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनेगा। डायरेक्शन चेंज होगी, पाथ कैसे बनेगा इसमें, सर्कुलर। डायरेक्शन वेरिएबल होगी यहाँ पे क्योंकि चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल होगी। डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, यानी कि वेरिएबल होगी, क्योंकि कांस्टेंट तो तभी होगी जब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन, अगर पाथ की बात करें, पाथ कैसा होगा इसका, सर्कुलर। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। डायरेक्शन क्या होगी इसके, वेरिएबल। हाँ स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। फोर्स तो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स,
स्पीड क्या होगी इसकी, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होगी, फोर्स लगेगा और मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम फोर्स लगता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बिहेव लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। निकलो इस बात को भी नोट करके, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक फोर्स की वो क्या होगी, एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यहाँ पे क्यू वी बी के इक्वल, किसके इक्वल लगेगा, क्यू वी बी। और हेयर मैग्नेटिक फोर्स बिहेव लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि अगर जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसकी कितने रेडियस पे वो घूम रहा है, रेडियस सर्कुलर पाथ अगर बना रहा है तो इसका रेडियस होगा कितने रेडियस पे वो घूम रहा है, उसका एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये सब बातें आती हैं। ठीक है, रेडियस क्या होगा उसका, किस रेडियस पे वो घूम रहा है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एक पाथ एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी कि यहाँ से चला था तो यहीं तक आने में कितना टाइम लगेगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम होगा, या फिर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। अगर किसी फोर्स की वैल्यू अगर mv²/r के इक्वल है तो वो पक्का सर्कुलर पाथ पे घूमेगी, क्या होगी वो, पक्का सर्कुलर पाथ पे। तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, यानी कि क्यू वी बी की वैल्यू, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम सर्कुलर पाथ में घुमाने का काम कर रहा है, तो क्यू वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। तो यहाँ पे एक बी से भी कैंसिल, तो क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, mv/qb। r की वैल्यू क्या होगी, रेडियस क्या होगा यहाँ पे, mv/qb। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, और v क्या होगी, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, और q क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज, और b क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें mv को आप p भी लिख सकते हो, लीनियर मोमेंटम। mv को क्या लिख सकते हो आप, लीनियर मोमेंटम। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/qb। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है, किसकी टर्म्स में, मैग्नेटिक मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम्स की टर्म में। और p को आप √2mk भी लिख सकते हो, p को क्या लिख सकते हो आप, √2mk। तो यहाँ पे r की वैल्यू एक और आ जाएगी, √2mk/qb। k यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, k क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। आप इसमें पुट करके देख लो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ mv² पुट कर दो तो p आ जाएगा आपके पास। कब कहीं पे भी आप रिप्लेस कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी को, अगर लिखना है तो वो क्या, अगर p को क्या लिखना है आप, p को लिख सकते हो √2mk सॉरी p लीनियर मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, √2mk। यानी कि रिलेशन होता है लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, √2mk। k क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। लिख k की जगह ½ mv² पुट कर लो, mv आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक समझ आ गया। तो रेडियस के 3 फॉर्मूले हैं, mv/qb, p/qb और √2mk/qb। अगर काइनेटिक एनर्जी देके रेडियस का रेशियो पूछे तो आप थर्ड फॉर्मूला लगाओगे, लीनियर मोमेंटम देके रेडियस का रेशियो पूछे तो ये लगा दोगे, और मास और वेलोसिटी देके रेडियस का रेशियो पूछे तो आप फर्स्ट लगा दोगे। तो रेडियस के कितने फॉर्मूले हो गए, 3। ठीक है, और इसमें अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो एक साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है, तो यानी कि टाइम पीरियड क्या आएगा इसमें, एक चक्कर कंप्लीट करने का टाइम पीरियड निकालना है। तो यानी कि 2πr सर्कमफ्रेंस, कितने सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, 2πr डिवाइड बाय में 2πr डिवाइड बाय में वेलोसिटी v। तो यहाँ से t इक्वल टू r की वैल्यू पुट कर दो mv/qb, तो 2π डिवाइड बाय में v इंटू में mv/qb। तो यहाँ से v से v कैंसिल आ जाएगा, 2πm/qb क्या आ जाएगी, 2πm/qb। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2πm/qb। एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है 2πm/qb टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो है नेवर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी,
यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने वेलोसिटी अगर मान लो ज़्यादा दे दी तो रेडियस भी क्या हो जाएगा उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, वेलोसिटी कम तो रेडियस भी क्या हो जाएगा कम, क्योंकि वो और बड़ा पाथ कवर करेगा, फिर और बड़ा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर ये दे दिया कि पहले वेलोसिटी ये थी बाद में वेलोसिटी ये है, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी की कम ज़्यादा करने से रेडियस भी क्या हो जाएगा कम ज़्यादा होगा, वो बड़े सर्कल पे घूमेगा फिर, ठीक है। अब टाइम पीरियड आ गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी। तो टी की वैल्यू क्या पुट कर दो आप 2 पाई डिवाइड बाय में 2 पाई एम बाय में क्यू बी, तो ये क्या आ जाएगी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या कह रहे हो क्यू बी बाय एम आ जाएगा, क्या आ जाएगी क्यू बी बाय में एम। ये है एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसके पास क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी क्यू बी बाय में एम, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी क्यू बी बाय में एम। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का क्यू बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा कितना क्यू वी बी का। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों फोर्स को इक्वेट करने से रेडियस के फॉर्मूले आएंगे एम बी बाई क्यू बी, √2m के बाय में क्यू बी और p बाय में क्यू बी, और एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई m बाय में क्यू बी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी क्यू बी बाय में m। ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी v क्रॉस b की फॉर्म में, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ क्या हुआ नेगेटिव चार्ज, तो v क्रॉस b की जिस डायरेक्शन में आपकी v क्रॉस b करने पे जिस डायरेक्शन जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट में क्या होगी उसकी डायरेक्शन होगी। फिर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किस डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे आप v क्रॉस b, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो v क्रॉस b करने पे जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट में होगी फिर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। समझ में आ गई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए v क्रॉस b, अगर नेगेटिव चार्ज है ये पूछ लिया उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो v क्रॉस b के अपोजिट में, ठीक है। लिख लो इस बात को नोट करके, इफ चार्ज इज नेगेटिव then force will be in the opposite direction of v cross b. If charge is negative then force will be in opposite direction of v cross b. Direction of v cross b, force will be in opposite direction of v cross b, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसमें एक बात और पूछता है कि मान लो ये दे दिया आपको, इस पे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि ये दे दिया H1H, ये क्या होगा प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेनियम, H12 ये क्या ट्रीटियम और ड्यूटेरियम सॉरी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास ट्रीटियम, यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए। इसमें क्या होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं H1H में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं 0। इसमें क्या हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, इसमें ठीक है। और एक आता है अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम, इसमें क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और एक आता है लिथियम Li, इसमें कितने हो जाएंगे 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसमें ये दे दिया आपको, इसको बोलते हैं प्रोटेनियम,
ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम न्यूक्लियस, और ये क्या हो जाएगा लिथियम। इसमें इसका चार्ज कितना होता है ई, चार्ज क्या जगह इस पे ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाते हैं, आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, इसमें बाहर निकाल लिया, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसके ऊपर न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है 0, तो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा ई, तो इसका चार्ज कितना होता है ई। इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा प्रोटॉन, तो इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा ई का, इसमें भी चार्ज क्या हो जाएगा ई का, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा 2e। न्यूट्रॉन से कुछ नहीं, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं, इस पे इसमें आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो इसका मास क्या हो जाएगा m, इसमें क्या है प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल तो मास क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यहाँ पे मास जो है वो क्या मानते हैं इक्वल मानते हैं, बट जब सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं आगे तो उसमें जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में इनके मास को कंसीडर अलग अलग कंसीडर करते हैं, दोनों में फ़र्क बहुत कम होता है, बट वहाँ पे दोनों का मास क्या लेते हैं अलग अलग लेते हैं। उनके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या लेते हैं सेम। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा आपके पास 2m, इसका मास कितना होगा 3m, इसका मास 4m और इसका मास कितना हो जाएगा 7m। ठीक है, आगे समझ। तो ये तीनों दे के ये बोल दिया प्रोटेनियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, रेडियस का रेशियो बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तीनों देखे यानी कि इनमें से कोई भी तीन दे देगा, रेडियस को रेशियो पूछ लेगा आपसे, ये दे रखा है तो उस केस में ये आप कर सकते हो, या फिर रेडियस को कंपेयर कर लेगा कि रेडियस के कंपेयर करेंगे तो किसका क्या इक्वल होगा और किसका नहीं। ठीक है, वो नाम देगा आपको, इस फॉर्मेट में नहीं देगा। प्रोटेनियम दे दिया, ड्यूटेरियम दे दिया, ट्रिटियम दे दिया, अल्फा पार्टिकल दे दिया या फिर लिथियम न्यूक्लियस दे दिया, तो इस तरीके से देगा। ठीक है, तो उस केस में आपको इसके चार्ज और मास पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो थीटा 0 डिग्री हुआ तो हमें पता लग गया स्पीड क्या होगी, पाथ क्या होगी। अगर 180 डिग्री होगा तो हमें पता लग गया स्पीड क्या होगी, पाथ क्या होगी। थीटा 90 डिग्री होगा तो हमें पता लग गया स्पीड क्या होगी, पाथ कैसा बनेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर थीटा इन तीनों के अलावा कुछ हो तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो क्या दे दिया, इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, क्या दे दी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी दे दी इधर, यानी कि एंगल क्या है दोनों के बीच थीटा, जनरल एंगल है केस 4, थीटा की वैल्यू क्या है थीटा के इक्वल, थीटा की वैल्यू क्या है थीटा के इक्वल है। कोई जनरल एंगल है ना 0 है ना 180 है ना 90 है, कोई जनरल एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, क्या दे रखा आपको कोई जनरल एंगल। अब इस वेलोसिटी के बीच 0 डिग्री भी नहीं है, 180 डिग्री भी नहीं है, 90 भी नहीं है, तो इसके क्या लोगे कोई जनरल एंगल है, तो पहले वेलोसिटी के क्या लोगे आप कंपोनेंट लोगे, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा और ये क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ v sin थीटा। अब इसको हटा दो, इसके कंपोनेंट ले चुके आप, तो यहाँ पे ये दो वेलोसिटी, अब चार्ज पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी हैं, v cos थीटा और v sin थीटा। अगर इसको एक बार इसको भूल जाओ, v sin थीटा है ही नहीं, तो ये कैसा पाथ बनता स्ट्रेट लाइन पाथ, और इसकी अगर ये नहीं होती ये होती v sin थीटा तो कैसा पाथ बनता, इधर वेलोसिटी इधर मैग्नेट फील्ड, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, तो कैसा पाथ बनता सर्कुलर। बट अब दोनों हैं तो पाथ जो बनेगा सीधा सीधा भी जाएगा बट ये घूमता हुआ सीधा जाएगा, तो इसका पाथ बनता है हेलिकल पाथ, ऐसे ऐसे घूमेगा, इसका जो पाथ बनेगा वो कैसे बनेगा हेलिकल पाथ बनेगा, ऐसे हाँ ऐसा पाथ बनेगा। कैसा पाथ बनेगा इसमें हेलिकल पाथ बनेगा। पाथ की डायरेक्शन, पाथ कैसा बनेगा इसमें हेलिकल पाथ होगा, डायरेक्शन भी क्या होगी इसमें वेरिएबल होगी, स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट। पाथ कैसा बनता है इसमें हेलिकल पाथ बनेगा, ये सीधा भी जाएगा बट घूमता हुआ आगे बढ़ेगा।
देखो अगर ये ना होती v sin थीटा, अकेली v cos थीटा होती तो फिर सीधा जाता, बट अगर v cos थीटा ना हो v sin थीटा हो तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ बनता। बट अब दोनों है इसके पास, तो इसकी वजह से तो आगे जाएगा और इसकी वजह से सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। दोनों बन रहे हैं, सर्कुलर पाथ भी और स्टेलोविन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हेलिकल पाथ बनेगा। इसका कैसा पाथ बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। अच्छा मैम, ये वेलोसिटी इधर होगी और इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर ऐसे घूमेगा। दो वेलोसिटी हैं अब इसके पास, v cos थीटा और v sin थीटा। ये तो इसको घुमाने में कोशिश कर, अगर यही होती तो यही सर्कुलर पाथ घुमाता, बस आगे नहीं बढ़ता। अब इसके पास ये है, इसकी वजह से तो आगे बढ़ रहा है v cos थीटा की वजह से, और v sin थीटा की वजह से क्या हो रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो कैसा बनेगा इसका, हेलिकल पाथ बनेगा। और यहाँ पे हेलिकल पाथ, एक बात आती है इसमें पिच लेंथ की, किसकी, पिच लेंथ। पिच लेंथ क्या होता है इसमें, टाइम पीरियड इसका वही रहेगा। टाइम पीरियड क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड वही होगा। पिच लेंथ होती है दो सक्सेसिव कंजुगेटिव बीच के टर्न्स के बीच का गैप। एक टर्न्स ये हो गया, एक टर्न्स ये है, इनके बीच जो गैप है उसको बोलते हैं पिच लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, पिच लेंथ। गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्न्स, लिख लो पिच लेंथ क्या होती है, गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्निंग्स इज कॉल्ड पिच लेंथ। गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्निंग्स, गैप बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्निंग्स इज कॉल्ड पिच लेंथ। दो टर्न्स जो हैं, कंजुगेटिव टर्न्स हैं, इनके बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलते हैं, पिच लेंथ बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड सेम वही रहेगा। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, 2πm में QB। पिच लेंथ जो होती है वो होती है, पिच लेंथ का अगर फॉर्मूला पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आगे क्या हो रहा है, v cos थीटा से बढ़ रहा है। आगे क्या हो रहा है, ये v cos थीटा की वजह से, तो ये होती है v cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 2πm में QB, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आगे जो जा रहा है, एक टर्न्स कंप्लीट करने के बाद दूसरा टर्न्स होगा तो इनके बीच को गैप बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा है और टाइम कितना लग रहा है इसको आगे में, 2πm में QB। तो ये इसकी वैल्यू होती है पिच लेंथ की, v cos थीटा इंटू में 2πm में QB। या ये बोल सकते हो v cos थीटा इंटू में टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन। अगर पिच लेंथ पूछे इस होती क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो होती है कि दो कंजुगेटिव, जब थीटा की वैल्यू कोई जनरल एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच, तो उस केस में पाथ बनता है हेलिकल पाथ, और उसमें दो कंजुगेटिव टर्निंग्स के बीच के गैप को बोलते हैं पिच लेंथ, और इसकी वैल्यू होती है v cos थीटा इंटू में 2πm में QB। यहाँ तक समझ आ गया। तो इस केस में इसका पाथ कैसा बनेगा, हेलिकल पाथ बनेगा। डायरेक्शन क्या होगी, वेरिएबल। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, वेरिएबल होगी डायरेक्शन, और स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। लिख लो, इसकी डायरेक्शन वेरिएबल होगी, स्पीड क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट, और पाथ होगा इसमें हेलिकल पाथ। पाथ हेलिकल पाथ, स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, वेरिएबल। ठीक है। केस नंबर 5 देखो क्या होता है। अगर मान लो कहीं किसी एटमॉस्फेयर में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, और तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि E भी है, V भी है और B भी है, और तीनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो उस केस में कैसा पाथ बनेगा बता दो। चार्ज पार्टिकल है, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। पाथ कैसा बनेगा, पाथ स्ट्रेट लाइन, स्पीड कांस्टेंट। देखो डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी इसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर एटमॉस्फेयर में तीनों है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस इन द, और तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तीनों क्या हैं,
पैरेलल हैं, ई वी और बी आर पैरेलल टू ईच अदर, देन पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन पाथ एंड स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी इसमें, इंक्रीज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। डायरेक्शन क्या होगी, पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, और उसकी वजह से स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, लिख लो। पाथ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। अगर ई वी और बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन पाथ इज स्ट्रेट लाइन पाथ एंड स्पीड क्या होगी उसकी, इंक्रीज, एंड स्पीड इज इंक्रीजेस। चार्ज क्यों, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, जीरो, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस केस में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। पाथ कैसा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन पाथ, और स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या आएगा इसमें, एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड क्या होगी इसकी, इंक्रीज होती रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री। ये केस नंबर के कौन सा, 5th, केस नंबर 5th। आगे समझिए। यहाँ तक कुछ पूछना है? एक लोरेंज नाम का साइंटिस्ट था, LORENTZ, लोरेंज। इसने एक लोरेंज फोर्स, इसने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो गए, चार्ज पार्टिकल है, और एटमॉस्फेयर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उन दोनों के, और दोनों फोर्सेज लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो उन दोनों के रिजल्टेंट को बोलते हैं लोरेंज फोर्स। उन दोनों के रिजल्टेंट को क्या बोलोगे, लोरेंज फोर्स। तो यानी कि F लोरेंज वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। लिख लो इस बात को, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स। Resultant of electric force and magnetic force is called Lorentz force. Resultant of electric force and magnetic force is called Lorentz force. यानी कि F Lorentz इक्वल टू होगा F इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, QE के इक्वल, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, QE के इक्वल, प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इनटू में V क्रॉस B के इक्वल। अगर चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और कुछ इस तरीके से है तीनों कि तीनों ही लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो उन दोनों फोर्सेज के रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। तो चाहे उनके बीच का एंगल कुछ भी लगना चाहिए ना मैग्नेटिक फोर्स, फिर अगर 90 डिग्री हुआ तो लगेगा ही नहीं, पैरेलल तो होंगे तो फिर मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। कुछ इस तरीके से है कि लग रहा है, जरूरी नहीं सारे। हाँ जरूरी नहीं, अगर पैरेलल हुए तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। अगर एक चार्ज पार्टिकल उसके पास में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी भी है उसके पास, और कुछ इस तरीके से कि उसके ऊपर लग सकते हैं दोनों, तो कुछ इस तरीके से कि दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, तो उस केस में उन दोनों फोर्सेज के रिजल्टेंट को बोलते हैं लोरेंज फोर्स। वो क्या हो जाएगा, QE इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, Q इंटू E के इक्वल, वो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, तो उसके ऊपर फोर्स तो इतना ही लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के लिए कितना लग जाएगा। अब Q इन दोनों के बीच, यहाँ पे अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर एंगल 0 डिग्री हो तो ये वैल्यू ही 0 हो जाएगी, फिर लोरेंज फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वल। ठीक है, अब अगर मान लो ये बोल दिया E, V और B तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, अगर ये है कि ये बोल दिया E, V और B तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, ये पूछिए तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे।
ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हो सकता है। परमानेंट मैं नहीं कह रही कि अगर ई वी और वी परपेंडिकुलर हो तो हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं, हो सकती है, बट उसके लिए कंडीशन है। क्या है उसके लिए कंडीशन? पहले तो लाइन लिखो एक, इफ ई वी एंड बी आर परपेंडिकुलर, ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट, देन चार्ज कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। कैन हैव यानी कि हो सकती है। इफ ई वी ऑल आर प्रेजेंट, ई वी बी ऑल आर प्रेजेंट, देन चार्ज कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है इफ वी बी एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या हो वो? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ E, V and B all are present, then charge can have constant velocity if E, V और B are perpendicular to each other। तीनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, बट कुछ स्पेशल तरीके से परपेंडिकुलर होने चाहिए। उसी केस में कांस्टेंट वेलोसिटी रह सकती है, अदरवाइज नहीं। उसके लिए कंडीशन क्या है? पहले तो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन कि जो वेलोसिटी है वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? E क्रॉस B की डायरेक्शन में। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? E क्रॉस V की डायरेक्शन में होनी चाहिए। मान लो कि किस तरीके से तीनों हैं। मान लो कि ये क्या दे रखा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? E है, ये क्या है? B। तो वेलोसिटी जो है E क्रॉस B, E क्रॉस B ऊपर अगर होगी तो ही चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है, वरना नहीं। क्योंकि E क्रॉस B वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, देन कैन चार्ज हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, अदरवाइज देख नीचे होगी तो कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाएगा। फिर क्यों नहीं जाएगा? देखो अगर ऐसा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स जो E क्रॉस B वेलोसिटी ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा क्यू ई का, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू उसके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है? V क्रॉस B की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा? मेरी तरफ। और इस केस में दोनों मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इतनी हो सकती है कि वो क्या करे? दोनों को कैंसिल आउट कर दे, तो चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा? कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। अगर मैं नीचे कर दूं, वेलोसिटी क्या दे दी मैंने? नीचे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लगेगा, बट मैग्नेटिक फोर्स क्या लग गया? वो भी इधर ही लग गया, तो उस केस में ऐड हो जाएंगे, तो कांस्टेंट स्पीड से वो नहीं जाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या होगी कि पहली कंडीशन तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? E क्रॉस B के डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। और इस केस में दोनों अगर वेलोसिटी E क्रॉस B के डायरेक्शन में है तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होना चाहिए किसके? इलेक्ट्रिक फोर्स के, यानी कि QE इक्वल टू क्या होना चाहिए? QVB। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल, तो V की वैल्यू क्या आनी चाहिए? E बाय B के इक्वल होनी चाहिए। तीसरी वैल्यू, तीसरी बात ये समझ में आया ये कंसेप्ट लास्ट वाला, कि अगर E, V और B तीनों हैं, प्रेजेंट हैं, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, बट उसके लिए और वो कंडीशन है। उसके लिए क्या है? कंडीशन है। पहली कंडीशन कि E, V और B तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के साथ, बट वो स्पेशल तरीके से परपेंडिकुलर होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? E क्रॉस B के डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेलोसिटी किस तरह होनी चाहिए? E क्रॉस B के डायरेक्शन में। अगर E क्रॉस B से अपोजिट में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी, जैसे मैंने अभी भी बताया, ठीक है। और अगर वो E क्रॉस B के डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो उस केस में पक्का इलेक्ट्रिक फोर्स तब जाएगी जब इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक फोर्स के। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे QV भी लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फिर E बाय B के इक्वल होनी चाहिए। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? फिर E बाय V के इक्वल। तो तीन कंडीशन अगर हैं तो भी चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है। समझ में आ गया? श्योर? तो ये था मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स, एक पॉइंट चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच का एंगल क्या हो तो पाथ कैसा बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें कुछ पूछना है आपको पूरी क्लास में? श्योर?
इस लास्ट वाले केस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा मतलब समझने वाला, अगर समझ में आपको आ गया तो ठीक है, वरना एनालाइज करना, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना।